साल 1995। इस कहानी की शुरुआत पेंसिल्वानिया के एक ग्रामीण क्षेत्र से होती है। हम देखते हैं एक लड़का पुलिस स्टेशन में बैठा है। उसका नाम हार्ली है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि तुमने उस महिला को क्यों मारा। हार्ली काफ़ी डरा हुआ लगता है और उसके नाक से खून बह रहा है, पर वो पुलिस के किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हार्ली की माँ बोनी जेल में सजा काट रही है। 2 साल पहले उसने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था, पर किसी को पता नहीं है कि बोनी ने ऐसा क्यों किया था। बोनी के जेल जाने के बाद हार्ली के सर पर उसके तीनों बहनों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हार्ली ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और अब वो घर का खर्चा चलाने के लिए पास के एक ग्रोसरी स्टोर में नाइट शिफ्ट में काम करता है। पर हार्ली की छोटी सिस्टर एम्बर का बर्ताव हार्ली के लिए बहुत रूड है। वो हार्ली को ज़रा भी पसंद नहीं करती है, पर हार्ली उसकी फिक्र करता है। रात हार्ली नाइट शिफ्ट में होता है। वो स्टोर में कैली को देखता है। कैली उसके घर के पास थोड़ी दूर पे ही रहती है और कैली भी हार्ली के परिवार को बहुत पहले से जानती है। हार्ली उससे नज़रें चुराने लगता है। कैली उसके पास आती है। वो हार्ली से उसकी तीनों बहनों का हाल पूछती है। हार्ली बताता है वो सब ठीक है। कैली हार्ली को मंडे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। कैली कहती है मंडे मैं स्कूल से अपनी बेटी एस्मा के साथ जोडी को भी पिकअप कर लूँगी। हार्ली कैली की बात से एग्री हो जाता है। हार्ली रात घर आता है। जब वो रात में सो रहा होता है तभी उसे हॉल से आवाज़ें आने लगती है। वो गन लेकर वहाँ जाता है। देखता है एम्बर किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। एम्बर और हार्ली एक दूसरे को देखते हैं, पर हार्ली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। एम्बर पैसों के लिए रोज नए लड़कों को घर पर लाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। हार्ली घर के बाहर जाकर हवा में गन फायर करता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इस बात के लिए एम्बर हार्ली पर चिल्लाने लगती है कि उसने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया। उसकी दोनों छोटी सिस्टर ये सब देख रही होती है। हार्ली घर के भीतर आता है और उस सोफे को बाहर निकालकर उसमें आग लगा देता है जिसमें एम्बर उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। हम सुबह देखते हैं हार्ली ड्राइव कर रहा है। वो अपनी छोटी सिस्टर जोडी को अपनी माँ से मिलाने जेल लेकर जा रहा है। हम देखते हैं हार्ली और जोडी दोनों जेल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बोनी आ जाती है। जोडी अपनी माँ को हग करती है। बोनी अपने दोनों बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाती है। हार्ली अपनी माँ को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि हार्ली को अभी तक इस बात का पता नहीं था कि उनकी माँ ने उसके पिता को आखिर क्यों मारा था। बोनी अपनी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर रोने लगती है। वहाँ हार्ली अपनी माँ से काफ़ी रूडली पेश आता है। वो कहता है तुम हमें वहाँ इस हालत में छोड़कर यहाँ दिन काट रही हो। इतना कहकर हार्ली जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हार्ली के सामने एक महिला बैठी है। उसका नाम बेटी है जो कि हार्ली की थेरेपिस्ट है। हार्ली बताता है कि वो अपनी सिस्टर एम्बर से बहुत परेशान है। वो बताती है उसे रात में एम्बर पर नज़र रखनी चाहिए। बेटी उसे कहती है कि शराब से कोई मुसीबत हल नहीं होगी, पर हार्ली कहता है मैं सिर्फ बियर पीता हूँ। बेटी कहती है क्या तुम अपनी माँ से दोबारा मिलना पसंद करोगे, पर हार्ली इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। शाम हार्ली कैली के घर आता है। कैली के पूछने पर वो बताता है कि उसने टाउन में ही डिनर कर लिया है। कैली कहती है फिर भी तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। वो हार्ली को अपने साथ अंदर आने के लिए कहती है। हार्ली उसके साथ भीतर जाता है। हार्ली के पूछने पर वो बताती है कि उसका हस्बैंड आज किसी काम से बाहर गया है। कैली हार्ली के लिए बियर लेकर आती है। वो दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। वहाँ से हार्ली घर आ जाता है। हार्ली बिल्स चेक कर रहा होता है। एम्बर उससे ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड करती है, पर हार्ली उसे कहता है मैं ड्राइविंग लाइसेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ दोनों में बहुत बहस होती है। मिस्टी बताती है आज दोपहर कैली यहाँ आई थी। उसने तुम्हारे लिए एक रेसिपी और आर्ट बुक दिया है। इस बात को लेकर एम्बर कैली के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती है। एम्बर कैली को ज़रा भी पसंद नहीं करती है। दूसरे दिन कैली स्टोर में आती है। हार्ली उसे बताता है वो आर्ट बुक काफ़ी पसंद आई जो कैली ने उसे गिफ्ट किया था। दोनों उस किताब को लेकर काफ़ी बातें करते हैं। फिर कैली वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हार्ली के अंकल माइक उसके घर आते हैं। वहाँ एम्बर भी आ जाती है। माइक उन्हें अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है। माइक बताता है कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी चला गया है और टॉप कर रहा है। माइक उन्हें अपने बेटे की फ़ोटो एल्बम दिखाता है। एम्बर और हार्ली उसके बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। माइक को ये सब अच्छा नहीं लगता। माइक वहाँ से जाने लगता है।
हार्ली बताता है हम बस मजाक कर रहे थे, पर इस पर माइक कहता है बहुत लोग मेरी सक्सेस से जलते हैं, इसीलिए मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। फिर माइक वहाँ से चला जाता है। फिर एम्बर और हार्ली वहीं ग्रास पर लेट जाते हैं। रात हार्ली नींद से उठ जाता है, उसे सफोकेशन होने लगती है। वो बाहर कैली के घर की तरफ जाने लगता है। वो कैली को आवाज देता है। कैली घर से बाहर आती है और उसे इस हालत में देखती है। फिर हार्ली लेक की तरफ भागने लगता है। कैली उसके पीछे जाने लगती है। हार्ली लेक के पास जाकर नीचे गिर जाता है। जब कैली उसे उठाने आती है तो हार्ली कैली से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है और कैली भी इसमें उसका पूरा साथ देती है। इससे पता चलता है कि हार्ली कैली को लेकर बहुत पहले से ऑब्सेस्ड था और ये बात कैली भी अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए कैली उसे रोकती नहीं है। हार्ली की नींद सुबह लेक के पास खुलती है। वो देखता है वहाँ वो अकेले ही है। कैली रात में ही उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी। वो घर की तरफ जाने लगता है। वो देखता है मिस्टी हार्ली की गन लेकर रैबिट शूट कर रही है। हार्ली उसे गन यूज करने से मना करता है क्योंकि मिस्टी इसके लिए काफी छोटी है। हार्ली मिस्टी से गन लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी घर के बाहर उसे जोड़ी दिखती है। हार्ली देखता है मिस्टी के हाथों में एक टी शर्ट है जिसमें खून लगा था। हार्ली के पूछने पर वो बताती है कि ये टी शर्ट मिस्टी की है और उसे ये बगल के जंगल से मिला है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। हार्ली को ये थोड़ा अजीब लगता है। दूसरे दिन कैली अपने दोनों बच्चों को लेकर ग्रोसरी स्टोर में आई होती है। हार्ली वहाँ आ जाता है। कैली बताती है कि ब्रैड काम से शहर से बाहर गया है तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। हार्ली देखता है कैली उससे नजरें चुरा रही हैं। कैली बताती है उस रात जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कैली बताती है वो शादीशुदा है और वो उम्र में हार्ली से 10 साल बड़ी है, पर हार्ली उसे अपनी बातों से सेड्यूस करने लगता है। कैली भी उसकी बातें पसंद करने लगती है। कैली हार्ली को रात अपने घर पर आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। रात हार्ली कैली के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। कैली सुबह हार्ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, इससे पहले कि उसके बच्चे उसे देख लें। हार्ली घर पर आता है, पर अब भी वो कैली के बारे में सोच रहा था। एम्बर हार्ली से बताती है कि कल रात मिस्टी को घर में से कहीं $1000 मिले हैं। हार्ली मिस्टी के पास जाता है। मिस्टी बताती है कि वो पैसे उनकी माँ ने छुपा कर रखे थे। हार्ली पैसे मांगता है पर मिस्टी देने से मना करती है। एम्बर मिस्टी को स्लैप करके वो पैसे ले लेती है। एम्बर हार्ली से उन पैसों से खुद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कहती है, पर हार्ली कहता है कि वो उन पैसों का इस्तेमाल घर के टैक्स और बिल्स भरने के लिए करेगा। एम्बर हार्ली से वो पैसे छीनने की कोशिश करती है, पर हार्ली उससे वो पैसे नहीं देता। इस बात से एम्बर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हार्ली कैली के घर आ जाता है, पर कैली उसे वहाँ देख के खुश नहीं होती। कैली को डर था कि कहीं उसके रिलेशन के बारे में उसके हस्बैंड को पता न चल जाए। हार्ली उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर कैली उसे मना करती है। पर हार्ली उसे घर के भीतर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। जाते वक्त कैली हार्ली को एक नोट देती है जो उसे एस्मा के बैग से मिला था। वो नोट जोडी ने लिखा था। हार्ली कहता है रेल रोड ट्रैक पर जो माइनिंग ऑफिस है तुम वहाँ मुझसे मिलो। हार्ली अब पूरी तरह से कैली से ऑब्सेस्ड हो चुका था। हार्ली वो नोट खोलकर देखता है, उसमें जोडी ने लिखा था मिस्टी ने एक बिल्ली के बच्चे को मार दिया। हार्ली को लगता है कि कहीं न कहीं उसके पिता की हत्या से मिस्टी का कुछ संबंध है। रात हम देखते हैं कैली और हार्ली माइनिंग ऑफिस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। कैली के पूछने पर हार्ली बताता है कि वो उसके जिंदगी की पहली महिला है जिसके साथ वो रिलेशन में है। सुबह हार्ली थेरेपी सेशन में बैठा होता है। वहाँ हार्ली शारीरिक शोषण के टॉपिक पर बात करता है। हार्ली को लगता है कि उसके पिता मिस्टी को सेक्सुअल अब्यूज करते थे, इसीलिए उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया। पर हार्ली थेरेपिस्ट को खुल के नहीं बताता है कि शारीरिक शोषण किसके साथ हुआ है और वहाँ से उठकर चला जाता है। हार्ली घर आता है, देखता है एम्बर अपने दोस्त के साथ घर छोड़कर जा रही है। हार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एम्बर हार्ली पर नाराज थी और वो वहाँ से चली जाती है। रात हार्ली जोडी के कमरे में बैठा होता है। जोडी बताती है कि उसे मिस्टी के काफी सीक्रेट्स पता है, पर हार्ली के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती। हार्ली के पूछने पर वो बताती है जो उस टी शर्ट पर खून लगा था वो उसके पिता का था।
पर हार्ली कहता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस दिन पिता को गोली लगी थी मिस्टी उस दिन मॉल में थी। जोडी बताती है पिता को गोली लगने के बाद माँ मिस्टी को मॉल लेकर गई थी। हार्ली का शक मिस्टी पर एक बार फिर से गहरा हो जाता है। दूसरे दिन हार्ली अपने माँ से मिलने जेल में जाता है। वहाँ वो पूछता है कि उसके पिता और मिस्टी के बीच क्या चल रहा था, पर बोनी उसे कुछ नहीं बताती। कोई राज था जो बोनी हार्ली से छुपा रही थी। हार्ली बताता है वो सच जानता है कि मिस्टी ने उसके पिता को मारा है और मिस्टी उस दिन उसके पिता के कमरे में थी। हार्ली के बार बार पूछने पर बोनी बताती है कि मिस्टी अपने पिता से सेक्सुअली ऑब्सेस्ड थी और वो उस दिन अपनी माँ पर गोली चला रही थी क्योंकि वो अपनी माँ से जलीस थी, पर उसके पिता बीच में आ गए और उसके पिता को गोली लग गई। यहाँ हमें पता चलता है कि बोनी ने मिस्टी का जुर्म अपने सर पर ले लिया था। इस बात के लिए हार्ली अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी सिस्टर की गलती की सजा उसकी माँ जेल में काट रही है। हम देखते हैं हार्ली अपनी गाड़ी में बैठा होता है और सच जानने के बाद हार्ली अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। शाम हार्ली घर आता है। वो देखता है एम्बर वापस आ गई है। हार्ली देखता है उसके चेहरे पर चोट का निशान है। ये चोट एम्बर को उस लड़के ने दिया था जिसके साथ एम्बर घर छोड़कर गई थी, पर हार्ली जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। हार्ली रात में कैली के घर चला जाता है। कैली उसे वहाँ देख के बहुत डर जाती है क्योंकि भीतर उसका हस्बैंड सो रहा था। कैली उससे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार नहीं बर्बाद कर सकती, तुम्हें ये सब अब बंद करना होगा। कैली उसे कहती है हम माइनिंग ऑफिस पर ही मिला करेंगे, तुम आज से मेरे घर मत आना। हमें यहाँ पता चलता है कि हार्ली का ऑब्सेशन अब सीमा पार कर चुका था। हार्ली स्टोर में होता है, वहाँ एम्बर आ जाती है और वो बताती है वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है, पर हार्ली उसे रुकने के लिए कहता है। एम्बर उसकी बात मान जाती है और दोनों साथ घर चले जाते हैं। हार्ली जब सो रहा होता है तो देखता है उसकी सिस्टर एम्बर उसे सेड्यूस कर रही है। हार्ली उसे देखते ही वहाँ से हट जाता है, पर एम्बर उसे दोबारा से सेड्यूस करने लगती है। हार्ली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एम्बर बताती है मुझे सब पता है तुम्हारे और कैली के रिलेशन के बारे में। हार्ली कमरे से बाहर चला जाता है। एम्बर रोने लगती है। सुबह हार्ली थेरेपिस्ट के पास जाता है और वो रोने लगता है। वो सारी बातें बताता है कि कल कैसे उसकी सिस्टर एम्बर ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, पर थेरेपिस्ट उसे समझाती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, सब अपने प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं हार्ली घर पर बैठा होता है, तभी वहाँ मिस्टी आ जाती है। मिस्टी बताती है कि कल उसने हार्ली के कमरे से एम्बर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। वो कहती है उसे सब पता है कि हार्ली और एम्बर के बीच क्या चल रहा है। मिस्टी बताती है हम दोनों दूसरे लड़के लड़कियों से बिल्कुल अलग हैं, पर हार्ली उसकी बातें समझ नहीं पाता। हार्ली कहता है क्या डैड तुम्हें प्यार करते थे? मिस्टी बताती है उस तरह नहीं जिस तरह वो मॉम से करते थे। यहाँ मिस्टी की बातों में अपने पिता के लिए ऑब्सेशन साफ झलकता है। हार्ली उसे बता देता है कि वो सच जानता है कि मिस्टी ने ही डैड को मारा है। हार्ली को याद आता है कि आज उसे कैली से मिलने माइनिंग ऑफिस जाना है। वो भागता हुआ वहाँ पहुँचता है, देखता है वहाँ कैली की लाश गिरी है। हार्ली इमोशनल हो जाता है। वो बाहर आता है, देखता है एम्बर उसकी गन लेकर खड़ी है। कैली को एम्बर ने ही शूट किया था। एम्बर हार्ली को देख के रोने लगती है। फिल्म अब प्रेजेंट में आ जाती है। हार्ली पुलिस स्टेशन में बैठा है जैसा कि हमने फिल्म के शुरुआती दृश्य में देखा था। हार्ली ने एम्बर का जुर्म अपने ऊपर ले लिया है और वो गन भी हार्ली की थी। ऑफिसर पूछता है तुम उस महिला को कैसे जानते थे? हार्ली बताता है वो उसके पड़ोस में रहती थी। ऑफिसर उसे रुमाल देता है हार्ली के नाक से बह रहे खून को पोंछने के लिए। हार्ली कहता है उसे किसी को कॉल करना है। ऑफिसर उसे मंजूरी दे देता है। हार्ली फोन अपने अंकल माइक को लगाता है। हार्ली कहता है उसे अपनी छोटी सिस्टर जोडी से बात करना है, पर माइक बताता है वो अभी सो रही है और वो उसे जगा नहीं सकता। माइक कहता है तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी और माइक फ़ोन रख देता है। ऑफिसर कहता है तुमने कैली को इतने पास से क्यों मारा? तुम्हारी गन का रेंज भी काफ़ी अच्छा है, तुम उसे दूर से मार के और बच के निकल सकते थे। हार्ली अपना जुल्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उसे जेल में डाल दिया जाए। ऑफिसर को फिर हार्ली की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है हार्ली उससे कुछ छिपा रहा है, पर हार्ली कहता है उसने ही कैली को मारा है। ऑफिसर उसकी बात मान जाता है।
दूसरे दिन जेल में हार्ली की थेरेपिस्ट बेटी उससे मिलने आती है। बेटी बताती है कि मुझे सच पता है कि तुम किसी और के गुनाहों की सजा काट रहे हो। बेटी को हार्ली पर यकीन था कि वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। बेटी उसे कहती है कि वो अपना स्टेटमेंट वापस ले ले और सच बता दे, पर हार्ली वहाँ से उठ के चला जाता है। ऑफिसर हार्ली को उसके सेल में ले जाने लगता है। हार्ली अपनी छोटी सिस्टर जोडी के लेटर को याद करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। शायद अब वो जोडी से कभी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस फिल्म का बेसिक पॉइंट था चाइल्ड अब्यूज़। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हर 10 सेकंड में एक बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है और जो रिपोर्ट दर्ज नहीं होते उनकी संख्या इससे कई ज़्यादा है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।